रिचर्ड फिलिप्स फाइनमैन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जबरदस्त काम किया। इसी के लिए उन्हें 1965 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ये काम उन्होंने 2 और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किया था। उनका जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने 1929 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और फिर 1942 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे लॉस एलामोस की मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ गए। वहां उन्होंने न्यूट्रॉन और यूरेनियम से जुड़े गणितीय काम किए जो परमाणु बम बनाने में जरूरी थे। फाइनमैन ने क्वांटम मैकेनिक्स को समझाने का नया तरीका निकाला। उन्होंने फाइनमैन डायग्राम बनाए जो कणों की गतिविधि को समझाने में बहुत मदद करते हैं। इससे वैज्ञानिकों को गणना करना आसान हो गया। युद्ध के बाद वे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर बने। वहां उन्होंने कई साल पढ़ाया और फिजिक्स पर अपनी खास लेक्चर सीरीज दी जो आज भी मशहूर है। वो रट्टा लगाने की बजाय समझने पर जोर देते थे। 1986 में वे स्पेस शटल चैलेंजर हादसे की जांच करने वाली टीम का हिस्सा बने। एक टीवी सुनवाई में उन्होंने बताया कि ठंड में रॉकेट के पार्ट्स काम नहीं कर पाए थे, जिससे हादसा हुआ। उन्होंने ये भी दिखाया कि इंजीनियरों की चेतावनी को दबा दिया गया था। उनका पूरा जीवन सच्चाई को जांचने, परखने और अंधविश्वासों को नकारने में बीता। वे साइंस को एक ऐसा तरीका मानते थे जिससे हम असली और भरोसेमंद जानकारी पा सकते हैं। फाइनमैन का जन्म 11 मई 1918 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता मेलविल आर्थर फाइनमैन कपड़ों के बिजनेस में थे और माँ लुसील फिलिप्स एक गृहिणी थीं। उनके पिता का जन्म बेलारूस में हुआ था और वे छोटे में ही अमेरिका आ गए थे। माँ के परिवार की जड़ें पोलैंड या जर्मनी में थीं। इनका परिवार यहूदी था लेकिन धार्मिक नहीं था। वे मैनहट्टन में रहते थे। फिर जब रिचर्ड 5 साल के थे तो क्वींस के फार रॉकवे चले गए। उनकी छोटी बहन जोन 9 साल बाद पैदा हुई। इसलिए बचपन में रिचर्ड के पास खेलने के लिए उम्र के दोस्त नहीं थे और वे अपने मन से चीजें सीखते रहते थे। घर में पढ़ाई को लेकर माहौल था लेकिन ज्यादा कड़ाई नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही चीजों को जांचने और सोचने की आदत डाली। वे बिना डिग्री के भी साइंस की बातें समझाते थे। वो सिखाते थे कि हर चीज को खुद देखो, समझो, फिर मानो। माँ ने घर को खुशमिजाज बनाए रखा लेकिन सोचने का तरीका पिता से ही आया। बचपन में ही रिचर्ड ने घर पर एक छोटा सा लैब बना लिया था। वे केमिकल एक्सपेरिमेंट करते थे, कई बार धमाके भी हो जाते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के रेडियो ठीक करना सीख लिया था। वे खुद से चीजें खोल खोल कर सीखते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने मुश्किल मैथ्स की किताबें पढ़ ली थीं। वे अपने स्कूल के सबसे तेज छात्र थे और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का गणित प्रतियोगिता भी जीत चुके थे। उनका स्कूल का सफर ऐसा था जिसमें तजुर्बे से सीखना और तर्क से सोचना सबसे आगे था। उन्होंने कभी भी सिर्फ इसलिए किसी बात को नहीं माना क्योंकि किसी ने कहा था, बल्कि खुद से जांचा और परख। यही सोच उन्हें एक बड़ा वैज्ञानिक बना गई। 17 साल की उम्र में फाइनमैन ने सितंबर 1935 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। पहले उन्होंने गणित चुनी लेकिन कोर्स बहुत आसान लगा और गहराई नहीं थी। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली ताकि लैब में काम और फिजिक्स की पढ़ाई कर सके, क्योंकि उस समय वहां फिजिक्स इंजीनियरिंग विभाग में शामिल। जल्द ही उन्होंने पूरा ध्यान फिजिक्स पर लगाया और जून 1939 तक फिजिक्स में बैचलर की पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिजिक्स की सारी क्लासें ली और उन्हें बिना मुश्किल समझ लिया। वे कोर्स में सिर्फ रटने पर जोर दिए जाने से खुश नहीं थे और खुद से भी सवाल हल करके गहराई से समझने की कोशिश करते थे।
उन्हें कई प्रोफेसरों से सीखने का मौका मिला, जिसमें क्वांटम फिजिक्स की क्लास भी थी। वे अक्सर क्लास में दिए सवालों के हल खुद से निकाल लेते थे। जब डिग्री पूरी करने का वक्त आया तो उन्होंने वहां से जाने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन नियम था कि आगे की पढ़ाई के लिए किसी और जगह जाना जरूरी था। इसी वजह से उन्होंने प्रिंसटन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फाइनमैन ने 1939 के पतझड़ में थ्योरेटिकल फिजिक्स में ग्रेजुएट स्टडी शुरू की। उन्हें एक प्रोफेसर के सहायक के रूप में काम मिला। वहां वे जॉन व्हीलर के साथ काम करने लगे। शुरू में व्हीलर को थोड़ी हिचक थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने फाइनमैन की काबिलियत पहचान ली। फाइनमैन ने पहली बार प्रिंसटन में एक सेमिनार दिया, जहां बड़े वैज्ञानिक भी मौजूद थे। उनके काम में कमियां निकली, लेकिन बाद में उसकी गहराई को भी माना गया। उनका रिसर्च इस बात पर था कि क्वांटम फिजिक्स को क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने एक तरीका ढूंढा जिसमें हर संभव रास्ते को जोड़कर गणना की जा सके। इसी सोच से बाद में उनका पाथ इंटीग्रल तरीका बना। उन्होंने अपनी पीएचडी मई 1942 में पूरी की। उनका थीसिस था कि क्वांटम बदलाव को सीधे क्लासिकल नियमों से निकाला जा सकता है, जिससे पुरानी जटिल गणनाओं की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम बाद में उनके बड़े खोजों की नींव बना। 1941 में जब वे पीएचडी कर रहे थे, तब उन्हें रॉबर्ट विल्सन ने बुलाया। काम था एक गुप्त प्रोजेक्ट पर, जिसमें यूरेनियम से बम बनाने की रिसर्च हो रही थी। इसमें उन्होंने न्यूट्रॉन के व्यवहार और चेन रिएक्शन पर काम किया। इस वजह से उनका थीसिस कुछ वक्त के लिए रुका, लेकिन उन्होंने 1942 में उसे पूरा कर लिया। 1943 की शुरुआत में जब ये प्रोजेक्ट बंद हुआ, तो फाइनमैन को लॉस एलामोस ले जाया गया, जहां परमाणु बम बनाने का बड़ा काम शुरू हो रहा था। उन्हें वहां जॉब ऑफर करने खुद ओपेनहाइमर आए थे। फाइनमैन ने पहले शिकागो में कुछ जरूरी डेटा देखा और फिर मार्च में लॉस एलामोस पहुंचे। वहां उन्हें थ्योरी डिवीजन में रखा गया, जिसकी देखरेख हैंस बिथे कर रहे थे। फाइनमैन बहुत छोटे थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें टीम लीडर बना दिया गया, क्योंकि उनकी गणना और विश्लेषण की क्षमता बहुत तेज थी। उन्होंने बम की संरचना, न्यूट्रॉन की गति और विस्फोट की ताकत से जुड़ी गणनाओं में अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में उन्होंने यूरेनियम हाइड्राइड वाले बम की गणना की, लेकिन ये तरीका कारगर नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने बाकी कई चीजों पर काम किया, जैसे न्यूट्रॉन डिफ्यूजन, बम की प्रभावशाली ताकत और क्रिटिकल मास की गणना। उन्होंने एक खास गणितीय नियम भी तैयार किया, जिससे अलग अलग आकार में न्यूट्रॉन का व्यवहार समझा जा सकता था। इससे बम या रिएक्टर के डिजाइन में मदद मिली। प्लूटोनियम बम बनाने में एक बड़ी मुश्किल थी कि उसमें अपने आप न्यूट्रॉन निकलते रहते थे, जिससे सीधे सीधे बम बनाना मुश्किल था। इसी वजह से फाइनमैन की टीम ने यह समझने के लिए कई तरह की गणनाएं की कि अंदर से बम को कैसे दबाया जाए और न्यूट्रॉन कैसे काम करे। उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर एक तरीका निकाला, जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि बम कितना शक्तिशाली होगा। इसमें ये देखा जाता था कि जब बम के अंदर का हिस्सा दबाया जाता है, तो न्यूट्रॉन किस तरह पैदा होते हैं और विस्फोट कितनी ताकत का होगा। फाइनमैन की टीम ने ऐसे तरीके भी अपनाए जिससे न्यूट्रॉन के व्यवहार की गणना जल्दी हो सके। उन्होंने मान लिया कि कुछ स्थितियों में न्यूट्रॉन की गति बदलती नहीं, जिससे सारे हिसाब किताब तेज हो गए। ये सारे काम उस समय के कंप्यूटर और हाथ से कैलकुलेशन करने वाले लोगों से करवाए जाते थे। इसी से ये पता चला कि बम का आकार और समय कितना सही है और उससे कितना ताकतवर। पहले सिर्फ अंदाजा था कि बम 1 से 10 किलोटन ताकत का हो सकता है, लेकिन उनके तरीकों से सही आंकड़ा लगाया जा सका। उन्होंने हर गणना को दोबारा जांचा ताकि कोई गलती न हो और प्लूटोनियम बम सही से काम करे। 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद फाइनमैन ने
एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी स्वीकार की। वहां उनके पुराने बॉस हैंस भी थे, लेकिन इसी दौरान उनकी पहली पत्नी की टीबी से मौत हो गई। ये उनके लिए बहुत दुख का समय था। इसी वजह से उन्होंने शुरू में सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दिया, रिसर्च से थोड़ा दूर रहे। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से काम शुरू किया और क्वांटम फिजिक्स में एक नया तरीका बनाया। इसमें उन्होंने बताया कि हर कण कई रास्तों से जा सकता है और ये सारे रास्ते जोड़कर ही पता चलता है कि वो असल में क्या करेगा। इस सोच को बाद में उन्होंने आसान चित्रों के जरिए समझाया, जिन्हें अब फाइनमैन डायग्राम कहा जाता है। इससे पहले जो काम बहुत मुश्किल थे, वो अब समझना आसान हो गया। ये सब उन्होंने तब किया जब उनकी यूनिवर्सिटी में ज्यादा रिसर्च का माहौल नहीं था। इसके बाद वे 1950 में एक नई जगह गए जहां रिसर्च का माहौल ज्यादा बेहतर था। 1949 में फाइनमैन पहली बार ब्राजील गए। वहां उन्होंने लगभग 6 हफ्तों तक कई जगहों पर भाषण दिए। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स पर पुर्तगाली भाषा में बात की, जो पहले वहां की आदत से अलग था। इससे वहां के विज्ञान शिक्षकों और छात्रों को बहुत फायदा हुआ। 1951 से 52 तक वो फिर ब्राजील में रुके। वहां उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और मैथ पर क्लास ली। उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि छात्र खुद कोशिश करें और गलती से सीखें। छात्र उनके लेक्चर को पहले से छपवाते थे, जिससे समझने में आसानी हो। लेकिन फाइनमैन ने देखा कि ज्यादातर छात्र सिर्फ किताबें रटते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जो चीजें याद की हैं, वो असल में कैसे काम करती हैं। जैसे वे रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम में फर्क नहीं समझ पाते थे। कई किताबों में नकली आंकड़े होते थे और क्लास में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि गलती मानना शर्म की बात मानी जाती थी। अंत में फाइनमैन ने एक खुला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राजील में असली साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि साइंस का मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि समझ पैदा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बड़ी खामी है जिसे ठीक करना जरूरी है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर पढ़कर या खुद मेहनत से अच्छे वैज्ञानिक बन पाए, जिससे उन्हें उम्मीद भी दिखी कि अगर माहौल बदला जाए तो बदलाव मुमकिन है। फाइनमैन की बातों ने भले ही कुछ लोगों को चौंकाया हो, लेकिन उनका मकसद साफ था कि पढ़ाई का तरीका सुधरे और लोग असली साइंस समझें। वे ब्राजील कई बार लौटे और 1966 तक वहां योगदान देते रहे। 1950 में फाइनमैन ने 5 साल की नौकरी के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ी और कैलिफोर्निया में एक नई जगह प्रोफेसर के तौर पर काम शुरू किया। वहां उन्हें अच्छा रिसर्च माहौल और नए मौके मिले। वे वहां पहुंचते ही पढ़ाने और रिसर्च में लग गए। उन्हें वहां नए औजार और लैब की सुविधाएं मिली, जिससे उनके काम को और रफ्तार मिली। वे जल्दी ही वहां के जाने माने प्रोफेसर बन गए और फिर अपनी जिंदगी भर वहीं काम करते रहे। वहां उन्होंने कई होनहार लोगों के साथ मिलकर काम किया और नई सोच को पनपने दिया। 1940 के दशक के आखिर में उन्होंने एक आसान तरीका निकाला जिससे क्वांटम फिजिक्स की जटिल समस्याओं को हल किया जा सके। पहले की पद्धतियों में जो गणनाएं होती थीं, वो अक्सर अनंत चली जाती। उन्होंने अपने पुराने काम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें हर कण का रास्ता जोड़कर उसकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता। 1948 में उन्होंने एक नया तरीका दुनिया के सामने रखा, जिसे अब फाइनमैन डायग्राम कहा जाता है। ये आसान चित्र होते हैं जो दिखाते हैं कि कण आपस में कैसे टकराते हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। इससे पहले ये सब बहुत ही कठिन गणनाओं से समझाना पड़ता था, लेकिन अब ये तस्वीरों से ही साफ हो गया। ये चित्र वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि कोई भी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है। ये डायग्राम पहले उन्होंने खुद अपने लिए बनाए थे,
लेकिन फिर सार्वजनिक तौर पर एक सम्मेलन में दिखाए और बाद में प्रकाशित भी की। इस तरीके से जो गणनाएं पहले बहुत मुश्किल थीं, वे अब आसान और सटीक हो गईं। इससे पता चलता था कि किसी भी प्रक्रिया में क्या क्या गड़बड़ियां आ सकती हैं और कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है। उनके नलियां बो गईं। आधुनिक आगमों के तरीकों से पुराने वैज्ञानिक तरीकों की जटिलता काफी कम हो गई। अब ये तय हो गया कि जो भी अनंत गणनाएं आती थीं, उन्हें नए नियमों से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने और 2 वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह काम किया और इसी के लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला। फाइनमैन का जो पाथ इंटीग्रल तरीका था, उसमें यह माना गया कि कोई भी कण अपने शुरू और अंत के बीच हर रास्ते से जा सकता है। हर रास्ते की अपनी एक ताकत होती है जिसे जोड़कर देखा जाता है कि असल में क्या होगा। ये तरीका उन्होंने अपने पुराने शोध में ही शुरू किया था और बाद में इसे एक पूरे सिद्धांत के तौर पर बताया। इस तरीके से अब क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स को जोड़ा जा सका। उन्होंने इसे आगे बढ़ाते हुए ऐसे तरीकों का विकास किया जिसमें हर प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता था। ये हिस्से उन काल्पनिक कणों की तरह होते थे जो कुछ पल के लिए दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इनकी मदद से बहुत सी नई चीजें पता चल सकी। उनके बनाए गए चित्रों में एक लाइन होता है जो कण को दिखाता है, एक मोड़ होता है जहां कण आपस में टकराते हैं और एक गोलाकार लूप होता है जो बताता है कि कण खुद से ही कैसे जुड़ रहा है। इन सब का उपयोग करके अब वैज्ञानिक आसानी से पता लगा सकते थे कि कौन सी प्रक्रिया कैसे घट रही है और उसका असर क्या होगा। ये तरीका इतना सटीक था कि इससे पहले की मुश्किल गणनाओं को अब जल्दी और सही ढंग से हल किया जा सकता। इसी वजह से उनकी सोच को दुनिया भर में अपनाया गया और उन्होंने विज्ञान की दुनिया में एक नई राह खोल दी। फाइनमैन द्वारा बनाए गए चित्र इतने आसान और काम के साबित हुए कि 1950 के शुरू में ही ये कणों की फिजिक्स में आम तौर पर इस्तेमाल होने लगे। अब किसी भी प्रक्रिया को समझने के लिए उन्हीं नियमों का सहारा लिया जाने लगा, बिना पुरानी जटिल गणनाओं के। 1950 के शुरू में ही फाइनमैन ने तरल हीलियम के व्यवहार पर एक नया क्वांटम सिद्धांत बनाया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हीलियम बिना रगड़ के बहता है और उसमें घूमते हुए छोटे छोटे भंवर बनते हैं। उन्होंने इसे एक बड़ी क्वांटम अवस्था माना जिसमें सारे हीलियम के कण एक साथ एक जैसे व्यवहार करते हैं। इससे पहले जो मॉडल थे उनमें कई बातें मेल नहीं खा रही थीं। फाइनमैन ने सब कुछ एक साफ तरीके से समझा दिया। 1957 में उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर कुछ अजीब कणों के बिगड़ने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। इसमें उन्होंने बताया कि कुछ कण बिना किसी इलेक्ट्रॉन के भी टूट सकते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ नियम टूटते हैं, जैसे कि उल्टी दिशा में चीजें समान नहीं होती। ये खोजें आगे चलकर कमजोर बल की पूरी समझ का हिस्सा बनी। 1960 के दशक के आखिर में फाइनमैन ने बताया कि परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो खुद छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है। उन्होंने इन हिस्सों को पार्टन कहा। ये बहुत छोटे होते हैं और ज्यादा आपस में असर नहीं डालते। इस सोच से यह समझ आया कि जब बहुत तेज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकराता है तो उसका असर कैसे होता है। बाद में इन्हीं पार्टन को क्वार्क और ग्लूऑन के नाम से जाना गया। लेकिन फाइनमैन ने हमेशा कहा कि ये नाम नहीं, बस एक तरीका है चीजों को समझने का। 1961 में उन्होंने एक नया फिजिक्स कोर्स शुरू किया जो कॉलेज के नए छात्रों को पढ़ाया गया। पुराने ढर्रे से हटकर इस कोर्स में किताबों की बजाय उनके खुद के नोट्स दिए जाते थे। ये कोर्स 3 साल तक चला, जिसमें कुल लगभग 120 लेक्चर हुए। उन्होंने इसमें यांत्रिकी, गर्मी, रोशनी, बिजली, पदार्थ और क्वांटम की बातें सिखाई। वो रटने की बजाय सोचने और समझने पर जोर देते थे। उन्होंने क्वांटम को भी आसान भाषा में बताया। उन्होंने बताया कि कोई कण कैसे एक ही वक्त में कई रास्तों से जा सकता है
और हर रास्ते की अपनी एक संभावना होती है। उन्होंने इसे समझाने के लिए कई बार तख्ती पर तीरों का इस्तेमाल किया। उनके लेक्चर रिकॉर्ड किए गए और बाद में 3 भागों में किताब की शक्ल में छापे गए। ये किताबें आज भी फिजिक्स सीखने वालों के लिए बहुत काम की मानी जाती हैं। 1961 से 63 तक चले इस कोर्स ने नई पीढ़ी को फिजिक्स के लिए प्रेरित किया। बाद में ये सारी जानकारी इंटरनेट पर फ्री में भी उपलब्ध करा दी गई ताकि दुनिया भर के लोग उनसे सीख सके। ये तरीका इस बात की मिसाल बना कि कैसे कठिन बातें भी सरल भाषा में सिखाई जा सकती हैं। फाइनमैन की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो मुश्किल से मुश्किल क्वांटम की बातों को भी आसान कहानी की तरह समझा देते थे। वो ये मानते थे कि किसी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कल्पना के जरिए देखना। उन्होंने क्वांटम को समझाने के लिए बताया कि हर कण की संभावना एक तीर की तरह होती है, जिसकी लंबाई, उसकी ताकत और दिशा उसका असर बताती है। इससे आम लोग भी जान सकते हैं कि कैसे एक कण एक साथ कई रास्तों से चल सकता है। 1964 में उन्होंने एक लेक्चर सीरीज दी जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी नियम हम जानते हैं वो पूरी तरह अंतिम नहीं होते। हम उन्हें बार बार जांचते हैं और जो सही निकलते हैं वही चलते रहते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह एक नियम से दूसरे नियम निकलते हैं और कैसे सच्चे नियम वो होते हैं जो हर बार जांच में सही उतरे। उन्होंने यह भी कहा कि क्वांटम और गुरुत्वाकर्षण को एक साथ समझना अब भी बहुत बड़ी चुनौती है। 1985 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि रोशनी और पदार्थ कैसे आपस में संपर्क करते हैं। उन्होंने इसे इतने आसान तरीके से समझाया कि गणित के बिना भी लोग समझ सके। उन्होंने बताया कि कैसे रोशनी किसी सतह से टकराकर पीछे लौटती है या मुड़ जाती है। हर किरण का एक रास्ता होता है और उनमें से ज्यादातर एक दूसरे को काट देती हैं। बस कुछ ही रास्ते बचते हैं जो असली असर दिखाते हैं। उनकी यही खास बात थी कि वो इतनी जटिल बातों को भी ऐसे समझा देते थे जैसे कोई कहानी सुना रहे हों। फाइनमैन ने जब भी विज्ञान की बात की तो उसे आसान बनाकर समझाया। उन्होंने भारी भरकम शब्दों को हटाकर सीधी बातें। वे हमेशा उदाहरण देते हुए समझाते थे, जैसे क्वांटम की राहों को जुए की बाजी से जोड़ते थे। उन्होंने माना कि जो चीज खुद न समझाई जा सके वो ठीक से समझी भी नहीं गई। उनके एक मशहूर इंटरव्यू में उन्होंने हीलियम के सुपरफ्लूइड बनने की कहानी भी ऐसे ही किस्से की तरह बताई थी। उनकी पहली शादी अर्लीन से हुई थी, जो उनके स्कूल के समय की दोस्त थीं। दोनों ने 29 जून 1942 को शादी की, जब अर्लीन को टीबी था। दोनों के घर वाले इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की। अर्लीन की तबीयत बिगड़ती रही और 16 जून 1945 को उनका निधन हो गया। फाइनमैन उस वक्त बम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन खबर मिलते ही वे भागते हुए उनके पास पहुंचे, मगर अर्लीन को बचा नहीं सके। उनके प्यार का असर फाइनमैन पर हमेशा बना रहा। 1.5 साल बाद उन्होंने अर्लीन को एक खत भी लिखा, जिसमें उनका दुख और प्यार साफ झलकता है। इसके बाद फाइनमैन ने कुछ साल किसी भी रिश्ते में खुद को नहीं बांधा। वे कई लोगों से मिलते, डांस करते, बार में जाते, पर किसी से जुड़ते नहीं थे। जून 1952 में उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ 4 साल चला और 1956 में टूट गया। बाद में 1960 में उन्होंने तीसरी शादी की। उनकी पत्नी का नाम ग्वेनेथ था, जो उनसे 16 साल छोटी थी। दोनों की सोच मिलती थी। उन्हें एक बेटा हुआ और बाद में एक बेटी को गोद लिया। ये रिश्ता आखिरी सांस तक बना रहा और उनके जीवन को स्थिरता मिली। फाइनमैन को ढोल बजाना बहुत पसंद था, खासकर ब्राजील के बोंगो और कॉन्गा। उन्होंने 1949 में ब्राजील में इन्हें सीखा और फिर कई बार दोस्तों के साथ बजाया। उनके अंदाज में विज्ञान की सटीकता और संगीत की मस्ती साथ दिखती थी।
उन्हें चित्रकारी का भी शौक था। उन्होंने 40 की उम्र में ये सीखना शुरू किया। वे इंसानों की तस्वीरें बनाते थे। कई साल तक उन्होंने सैकड़ों स्केच और पेंटिंग बनाई। उन्होंने अपने चित्रों के लिए एक अलग नाम भी रखा ताकि लोग इसे उनके वैज्ञानिक नाम से न जोड़ें। उनकी बेटी ने बाद में इन चित्रों को इकट्ठा करके बताया कि वो हर चीज को सीखने की कोशिश करते थे, चाहे वो कला हो या विज्ञान। लॉस एलामोस में जब वे बम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उन्हें ताले और लॉकर खोलने में मजा आने लगा। उन्होंने खुद से ये तरीका सीख लिया और एक के बाद एक ताले खोलने लगे। वे उन अलमारियों को भी खोल लेते थे जिनमें गोपनीय कागज रखे होते थे। ऐसा करके उन्होंने दिखाया कि सुरक्षा में बढ़ चुके हैं। उनके इस शौक की वजह से वहां की सुरक्षा को मजबूत किया गया। 1985 में आई उनकी किताब में उन्होंने अपने कई अनुभव बताए, खासकर वो दौर जब वे न्यू मैक्सिको में थे। उस वक्त वे बार और डांस क्लब जाया करते थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बार में लड़कियों से बात करने के लिए खुद के तरीके बनाए। किसी को देखकर सीधे नहीं जाते थे, बल्कि बार वाले को बोलते थे कि चुपचाप उसके लिए एक ड्रिंक भेजे। फिर आम बातों से बात शुरू करते थे। अगर कोई मना कर देती थी तो वे उसे नकारात्मक तरीके से सोचकर आगे बढ़ जाते थे ताकि कोई भावनात्मक असर न हो। उनका मानना था कि इस सोच से बार में उनकी सफलता बढ़ गई। ये सारी बातें दिखाती हैं कि फाइनमैन सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं थे। वे हर चीज को समझना चाहते थे, हर अनुभव को आजमाना चाहते थे, चाहे वो विज्ञान हो, संगीत, कला या इंसानी रिश्ते। उनकी जिंदगी एक खोज की तरह थी, हर दिशा में। फाइनमैन ने जब भी कुछ समझाया तो वो ऐसे किया जैसे कोई दोस्त किस्सा सुना रहा हो। वे मुश्किल बातों को भी आसान भाषा में कहते थे। उन्होंने विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए कभी जटिल शब्दों का सहारा नहीं लिया। उनकी बातों में उदाहरण होते थे, जैसे जुए की बाजी से क्वांटम रास्तों की तुलना करना। उन्होंने माना कि जो बात आम भाषा में न समझाई जा सके, वो ठीक से समझी भी नहीं गई। उनके इंटरव्यू में वे विज्ञान की खोजों को कहानी की तरह बताते थे। उन्हें महिलाओं से बातचीत करने में मजा आता था। कई बार उन्होंने मजाक में खुद को छात्र बताकर बातचीत शुरू की। कभी कभी वे दूसरे शोधकर्ताओं की पत्नियों से भी घुल मिल जाते थे। वो इसे एक खेल की तरह देखते थे, पर उन्होंने कभी भी महिला वैज्ञानिकों के साथ भेदभाव नहीं किया। उनके ये अनुभव बाद में रिकॉर्ड किए गए और किताबों में छपे, जिन्हें उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ही बताया था। 1986 में जब एक अंतरिक्ष यान हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, तब फाइनमैन को उस जांच समिति में शामिल किया गया। पहले उन्होंने मना किया क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन बाद में उन्होंने हामी भर दी ताकि जांच सही हो। वे चाहते थे कि सच सामने आए, राजनीति नहीं चले। उन्होंने नासा के इंजीनियरों से मिलकर डेटा देखा, डिजाइन समझे और पुराने मिशनों की जांच की। उन्होंने देखा कि रॉकेट के जोर जो रबर के छल्लों से बंद होते थे, वो ठंड में काम नहीं करते। पहले भी इन छल्लों में दिक्कतें आ चुकी थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया था। लॉन्च वाले दिन बहुत ठंड, इस वजह से रबर सख्त हो गया और सही से बंद नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि अंदर की गर्म गैस बाहर निकल गई और विस्फोट हो गया। इंजीनियरों ने मना किया था, लेकिन नासा के अधिकारी ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें समय पर यान भेजना था। फाइनमैन ने इस सोच को गलत बताया। उन्होंने कहा कि नासा खुद को बेवकूफ बना रहा है और सिर्फ सफलता के आंकड़ों को ही देख रहा है, असली खतरे को नहीं। फरवरी 1986 में फाइनमैन ने एक सुनवाई में सबके सामने एक सीधा सा प्रयोग करके दिखाया कि रबर ठंड में कैसे काम करना बंद कर देता है। उन्होंने बर्फ में एक रबर का टुकड़ा डालकर दिखाया कि वह दबने के बाद वापस अपनी जगह नहीं आता।
इससे साफ हो गया कि रॉकेट में यही हुआ था। उन्होंने किसी महंगे औजार की मदद नहीं ली, सिर्फ एक साधारण दुकान से सामान लिया और पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में फाइनमैन ने कहा कि नासा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने हकीकत की जगह दिखावे को ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियरों की बातों को दबाया गया और जो गड़बड़ियां थीं, उन्हें नजरअंदाज किया गया। उनके कहने पर कई सुधार किए गए और 2 साल से ज्यादा के लिए पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। फिर भी उन्होंने बाद में माना कि नासा की अंदरूनी सोच में बदलाव नहीं आया। फाइनमैन का ये स्वभाव नया नहीं था। जब वे परमाणु बम के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तब भी उन्होंने देखा था कि वहां की सुरक्षा बस कागजी थी। उन्होंने खुद से ताले खोलने सीख लिए और गोपनीय फाइलों वाले लॉकर खोल दिए। उन्होंने दिखाया कि बिना सही जांच के सिर्फ नियमों से कुछ नहीं होता। बाद में उन्होंने नई तकनीक से नए ताले भी खोल दिए और अधिकारियों को सुधार करने पर मजबूर कर दिया। 1960 के दशक में जब उन्हें स्कूलों की किताबों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई, तब उन्होंने पाया कि ज्यादातर किताबें बस ऊपरी जानकारी देती, बच्चों को सोचने और समझने की जगह रटाया जा रहा था। उन्होंने हर किताब ध्यान से पढ़ी और कमियां बताई, लेकिन बाकी सदस्य बस नाम के लिए ही सबको पास कर रहे थे। एक बार तो एक खाली किताब को भी कई लोगों ने पास कर दिया क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ा ही नहीं था। इससे फाइनमैन को बहुत गुस्सा आए जब उनकी 2 रुपए 30 पैसे की पार्किंग फीस सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि रसीद नहीं थी, तो उन्होंने इस काम से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी व्यवस्था सिर्फ औपचारिकता में फंसी हुई है, उसमें सच्चाई और मेहनत की कोई कद्र नहीं है। फाइनमैन हमेशा से इस बात को मानते थे कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि कोई बड़ी संस्था या अधिकारी ऐसा कह रहा है। उन्होंने कहा कि हमें हर दावे को खुद जांचना चाहिए, सबूत देखना चाहिए। उनका कहना था कि बहुत बार सिस्टम केवल दिखावे में उलझ जाता है, जैसे नियम, पद या रुतबा, लेकिन असली सच्चाई की परख नहीं होती। ऐसे में गलतियां होती हैं और जो लोग खुद से सवाल पूछते हैं वे ही असल समझ तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि सबसे पहले खुद को धोखा मत दो क्योंकि खुद को धोखा देना सबसे आसान होता है। उनका मानना था कि अगर कोई वैज्ञानिक है तो उसे अपनी ही सोच को सबसे पहले गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बात काम नहीं कर रही हो तो उसे भी पूरी ईमानदारी से बताना चाहिए, नहीं तो वो असली विज्ञान नहीं रह जाता। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे चूहों पर किए गए मनोविज्ञान के प्रयोग, जहां बिना जाने ही नतीजे गलत दिशा में चले गए क्योंकि प्रयोग करने वाले लोग खुद ही उसके असर में आ गए थे। उन्होंने ऐसी दवाओं और विज्ञापनों की भी आलोचना की जिनमें आधी अधूरी सच्चाई दिखाई जाती है। उनका कहना था कि अगर कोई चीज सच में कारगर है तो उसे पूरी सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए, न कि सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जाए जो अच्छा लगे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पढ़ाई और रिसर्च में ईमानदारी नहीं होगी तो वो विज्ञान नहीं रहेगा, बस दिखावा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए शक करना जरूरी है। हमें बार बार जांच करनी चाहिए, बिना किसी के कहे पर भरोसा किए। इसी सोच से उन्होंने पढ़ाने का तरीका भी ऐसा रखा जिसमें याद करने से ज्यादा समझने पर जोर दिया गया। उन्होंने एक भाषण में कहा कि विज्ञान कोई रटी रटाई बातें नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है सच्चाई को ढूंढने का, जिसमें हम अपनी ही सोच को भी बार बार परखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दावा कर रहा है तो उसे आम भाषा में समझा पाना चाहिए। अगर कोई सिर्फ बड़े बड़े शब्दों में घुमा रहा है तो शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी विशेषज्ञ की बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो बड़ा नाम है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो ये देखो कि उसने कैसे सोचा, कहां से शुरू किया और कहां पहुंचा। बात समझ में आती है या नहीं, ये सबसे जरूरी है।
उनके हिसाब से अगर हम बिना जांचे किसी की बात मान ले तो नया कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने रोशनी और पदार्थ के आपसी असर को समझाने वाला सिद्धांत बनाया था, जिससे कणों की दुनिया को बेहतर समझा जा सका। ये उनका वही तरीका था जिसमें उन्होंने गणित की जगह सोचने और समझने को अहमियत दी। 1965 में वैज्ञानिकों को मिला नोबेल पुरस्कार उस काम के लिए दिया गया था जिसमें उन्होंने क्वांटम सिद्धांत से जुड़ी बड़ी गड़बड़ियों को ठीक करने का रास्ता निकाला। ये तरीका बहुत सटीक नतीजे देता था और प्रयोगों के साथ मेल खाता था। फाइनमैन ने इसमें 2 खास बातें जोड़ी। पहला, उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया जिसमें कणों के हर रास्ते को जोड़कर पता लगाया जाता है कि क्या होगा। दूसरा, उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जिनसे बहुत जटिल गणनाएं आसान हो गई। इन दोनों तरीकों ने विज्ञान की दुनिया में बड़ी मदद की। उन्होंने गहरी बातों को सीधे और देखने समझने वाले तरीके से समझाया। 10 और 11 दिसंबर 1965 को पुरस्कार समारोह हुआ। फाइनमैन ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें इस काम में दूसरों की मदद से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो तरीका अपनाया वो क्यों जरूरी था और किस तरह उसने पहले की गलतियों को सुधारा। ये तरीके इतने सटीक थे कि इलेक्ट्रॉन से जुड़ी बारीकियों तक को सही साबित कर सके। उन्हें 1972 में एक और बड़ा सम्मान मिला जो उन्हें पढ़ाने के अपने शानदार तरीके के लिए दिया गया। 1969 में उन्हें देश के सबसे बड़े विज्ञान पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले भी उन्हें कई और सम्मान मिल चुके थे, लेकिन उन्हें इन सम्मानों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि असली काम ज्ञान की खोज है, नाम या तमगा नहीं। फाइनमैन का तरीका इतना आसान और असरदार था कि आज भी विज्ञान के छात्र उनके बताए हुए तरीकों से सीखते हैं। उन्होंने जो लेक्चर दिए थे वो आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं क्योंकि वो मुश्किल बातों को भी बड़ी आसानी से समझा देते हैं। उनके जाने के बाद भी कई संस्थानों ने उनके नाम पर पुरस्कार शुरू किए ताकि अच्छे शिक्षक और वैज्ञानिकों को पहचाना जा सके। उन्होंने नैनो तकनीक पर भी बहुत पहले ही सोच रखी थी, जब दुनिया उसके बारे में जानती भी नहीं थी। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मजबूत शख्सियत की वजह से उनकी असली वैज्ञानिक मेहनत की गहराई को कई बार नजरअंदाज किया गया। लेकिन फाइनमैन हमेशा कहते थे कि किसी भी दावे को बस इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है। हर बात को खुद समझो, परखो, तभी सच्ची जानकारी मिलेगी। अक्टूबर 1978 में उनके पेट में दर्द शुरू हुआ और जांच में पता चला कि उन्हें एक दुर्लभ किस्म का कैंसर है जो चर्बी की कोशिकाओं से शुरू होता है। उनके पेट से एक बहुत बड़ा ट्यूमर निकाला गया जो उनके गुर्दे और तिल्ली को दबा रहा था। इसके बाद कई सालों तक उन्हें कई बार ऑपरेशन करवाने पड़े। 1986 में उन्हें एक और गंभीर बीमारी हो गई जो सफेद रक्त कोशिकाओं से जुड़ी थी। इसकी वजह से उन्हें फिर सर्जरी करानी पड़ी। अक्टूबर 1987 में एक और ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद पेट में अल्सर फट गया जिससे किडनी ने काम करना बंद कर दिया। इन 8 सालों में जब उनका इलाज चल रहा था तब भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। वे लेक्चर देते रहे, किताबें लिखते रहे और एक बड़ी जांच में हिस्सा भी लिया। उन्होंने कभी अपनी बीमारी को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। जब बीमारी बहुत बढ़ गई और कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने और इलाज कराने से मना कर दिया और बाकी समय को शांतिपूर्वक बिताना चाहा। वे 15 फरवरी 1988 को 69 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। फाइनमैन का बनाया हुआ रास्ता जोड़ने वाला तरीका क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में आज भी बहुत अहम माना जाता है। इसी के जरिए वैज्ञानिक बहुत ही बारीक गणना करते हैं। ये तरीका क्वांटम फील्ड थ्योरी और आगे चलकर ग्रेविटी
और दूसरे क्षेत्रों में भी काम आता है। उन्होंने जो चित्र बनाए थे जिनसे कणों की टक्कर और क्रिया को समझाना आसान हो गया, वो आज भी प्रयोगों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये चित्र इतने असरदार रहे कि उन्होंने नई खोजों में बड़ी मदद की, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और ठोस पदार्थों के अध्ययन में। उनके द्वारा दिए गए लेक्चर, जो उन्होंने 1961 से 64 के बीच दिए थे, आज भी फिजिक्स की पढ़ाई में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें बाद में किताबों में छापा गया और फिर ऑनलाइन भी डाल दिया गया ताकि सबको मिल सके। हालांकि फाइनमैन को लगता था कि उनके लेक्चर शुरुआती छात्रों को बांध नहीं पाए, लेकिन फिर भी इनसे हजारों छात्रों को फिजिक्स को समझने का आसान तरीका मिला। उन्होंने जो क्वांटम थ्योरी समझाई थी वो आज भी सबसे सटीक मानी जाती है। उसके जरिए किए गए अनुमान असल प्रयोगों से बिल्कुल मेल खाते हैं। उनकी खुद की लिखी हुई किताबें भी बहुत मशहूर हुईं, जिनमें वो अपने अनुभव और किस्सों के जरिए विज्ञान को लोगों के लिए रोचक बना देते थे। उनकी बातों से लोगों को समझ आता था कि विज्ञान रटने की चीज नहीं है, बल्कि समझने और खोजने की प्रक्रिया है। उनकी एक मजेदार बात ये भी रही कि उन्होंने कभी अपने ज्ञान को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की। उल्टा उन्होंने हमेशा यही बताया कि अगर आप कोई चीज नहीं बना सकते तो शायद आपने उसे ठीक से समझा ही नहीं है। उनकी ये सोच आज भी विज्ञान की पढ़ाई में इस्तेमाल होती है, जहां लोग मुश्किल बातों को आसान भाषा में समझाकर खुद को परखते हैं। उनकी मौत के 30 साल बाद भी उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कठिन विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। उनके नाम पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं ताकि अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मान मिल सके। उन्होंने हमेशा सच्चाई पर भरोसा किया और अंधविश्वास से दूरी बनाई। उन्होंने अपने बहुत से नए विचार छोटे लेखों में पेश किए, जिनमें उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की बहुत गहरी बातें आसान तरीकों से समझाईं। उनके बनाए चित्र और रास्ता जोड़ने वाला तरीका आज भी पढ़ाई में इस्तेमाल होता है। युद्ध के समय उन्होंने न्यूट्रॉन से जुड़ी समस्याओं पर काम किया था। बाद में उनका ध्यान पूरी तरह से वैज्ञानिक खोज की ओर गया। 1945 में उन्होंने एक साथी के साथ मिलकर ऐसा सिद्धांत दिया जिसमें यह समझाया गया कि प्रकाश कैसे काम करता है और किस तरह कण एक दूसरे से बिना किसी बीच वाले जरिए के असर डालते। 1948 में उन्होंने जो लेख लिखा उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे एक कण हर संभव रास्ते से जाता है और उन सब के जोड़ से उसका व्यवहार तय होता है। फिर 1949 में उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया और इलेक्ट्रॉनों की टक्कर को समय के उल्टे बहाव के जरिए समझाया, जिससे बारीक गणनाएं करना आसान हो गया। उन्होंने जो लेक्चर दिए थे उनसे किताबें भी बनी जिनमें उनका तरीका साफ समझ आता है। इन किताबों में उन्होंने बताया कि किस तरह कमजोर बल और दूसरे प्रभावों को समझने के लिए उनका रास्ता जोड़ने वाला तरीका कैसे काम आता है। फाइनमैन और उनके साथी ने मिलकर 1965 में एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के नियमों को बहुत ही गहराई से समझाया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनका तरीका किस तरह से पुराने तरीकों के बराबर ही सटीक है। बाद में 1972 में उन्होंने थर्मल विज्ञान, बदलाव की स्थितियों और सुपरफ्लूइड जैसे विषयों पर लेक्चर दिए। इन लेक्चर में उन्होंने गणितीय प्रमाणों से ज्यादा समझ और महसूस करने पर जोर दिया। उनके जो लेक्चर थे वो 1961 से 64 के बीच छात्रों के लिए दिए गए थे। बाद में उन्हें 3 किताबों में छापा गया। इन किताबों में उन्होंने मशीनों की चाल, बिजली और क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया। इनका मकसद था कि छात्र मूल बातों को समझे, न कि बस याद करें। ये किताबें आज भी पढ़ाई में इस्तेमाल होती हैं और 2011 से ऑनलाइन भी सबके लिए खुली हैं। फाइनमैन ने 1964 में 7 लेक्चर दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राकृतिक नियम कैसे काम करते हैं। इन बातों को बाद में एक किताब में छापा गया। इसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा की बचत, एकरूपता और विज्ञान और गणित के रिश्ते पर बातें की।
उन्होंने समझाया कि विज्ञान किसी निश्चितता से नहीं बल्कि प्रयोग और अनुमान से चलता है। फिर 1979 में उन्होंने 4 लेक्चर दिए थे जो बाद में एक किताब बनी। इसमें उन्होंने बताया कि प्रकाश और पदार्थ कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और किस तरह रास्ता जोड़ने वाला तरीका इसे समझाता है। उन्होंने इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाया ताकि हर कोई इसे समझ सके बिना मुश्किल गणित के। 1983 और 84 में उन्होंने कंप्यूटर से जुड़ी बातें बताई। ये लेक्चर बाद में एक किताब के रूप में छापे गए। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर कैसे सोचते हैं, उनका गणित कैसे काम करता है और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर कैसे बन सकते हैं। आज भी ये बातें विज्ञान और कंप्यूटर के मेल को समझने में मदद करती हैं। उनकी एक मशहूर किताब 1985 में छपी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के मजेदार किस्से बताए, जैसे बचपन में किए गए प्रयोग, कैसे उन्होंने युद्ध के समय गोपनीय कागजों तक पहुंच बनाई और ब्राजील में पढ़ाई की खामियों को उजागर किया। उन्होंने माया लिपि को समझने की कोशिश भी की और ढोल बजाने का भी शौक रखा। एक और किताब जो 1988 में आई, उसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए वक्त का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें टीबी की बीमारी थी और युद्ध के समय इलाज कराना मुश्किल था। इसी किताब में उन्होंने चैलेंजर हादसे के बारे में भी बताया, जहां उन्होंने बर्फ में एक रबर की अंगूठी डुबोकर यह दिखाया कि ठंड में वो सख्त हो जाती है और यही उस हादसे की वजह बनी। उनकी एक और किताब 1999 में छपी जिसमें उनके पुराने भाषण, लेख और इंटरव्यू थे। इसमें उन्होंने नकली विज्ञान के खिलाफ चेतावनी दी, न्यूक्लियर बम बनाने की नैतिक चिंता बताई और ये भी कहा कि विज्ञान सवाल पूछने और नई बातें जानने का मजा है, न कि सिर्फ नियमों को दोहराना। इन सब के जरिए ये समझ आता है कि फाइनमैन ने हमेशा यही कोशिश की कि लोग चीजों को दिल से समझें, सवाल करें और अगर कुछ नहीं जानते तो उसे भी माने। यही सोच उन्हें खास बनाती है। न्यू